हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर वैशाली वसावड़ा। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। कई सारी प्रेग्नेंट महिलाओं को ये प्रश्न होता है कि उनके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं या कौन से चेंजेस हो रहे हैं, वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उन्हें कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उन्हें किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए। वो सभी डाउट्स के बारे में या वो सारी क्यूरियोसिटीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट हमने सेकेंड मंथ के बारे में डिस्कस किया था, आज हम थर्ड मंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन नेक्स्ट सेशन में हम फोर्थ मंथ प्रेगनेंसी के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ड्यूरिंग थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो आपकी बॉडी है वो बहुत ही एक्साइटिंग चेंजेस के थ्रू गुजर रही होती है। बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स है, जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि हमारे ब्रेन में से हॉर्मोन्स सेक्रीट होते हैं, फिर जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय जहाँ पे बेबी ग्रो हो रहा है और जहाँ से बेबी जो है वो अटैच होता है यूट्रस के साथ, और जो ओवरीज है, जो अंडाशय है, उसमें से कुछ हॉर्मोन्स जो है वो सेक्रीट होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन के कंपेयर, यानी कि नॉन प्रेग्नेंट जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं है उनके कंपेयर प्रेग्नेंट महिलाओं में वो जो हॉर्मोन्स है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में सेक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में कई सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और वो बहुत जरूरी है हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि शुरू शुरू में जो बेबी का ग्रोथ होता है वो उन हॉर्मोन्स पे ही आधारित रहता है। सो उनकी जो बॉडी है और या जो बेबी जो है वो बहुत ही फास्ट ग्रो हो रहा होता है। धीरे धीरे करके वो थर्ड मंथ के एंड तक एक प्लम फ्रूट जो रहता है, जो यहाँ पे पिक्चर में मैंने दिखाया है, जिसे आलू बुखारा भी कहते हैं। ये जो फ्रूट की जो साइज है, उतने साइज का बेबी या गर्भ जो है वो हो जाता है। उसकी वेट के बारे में हम बात करें तो 1 आउंस यानी कि 25 ग्राम्स अप्रोक्सीमेट टू 30 ग्राम्स तक उसका वेट जो है वो रहता है। और अगर हम और डिटेल में बात करें, सोनोग्राफी तो करवाते ही हम आमतौर पे इस पर्टिकुलर मंथ में। इस दौरान सोनोग्राफी में क्या क्या देखने को मिल सकता है सोनोलॉजिस्ट को, या कई बार सोनोलॉजिस्ट आपको भी शो करते हैं। तो बेबी के जो फेशियल फीचर है, यानी कि उसका जो फेस है, उसकी जो आंखें, नाक हो गया, उसका जो मुंह है, वो कुछ फीचर्स जो है वो मोर डिस्टिंक्ट, यानी कि बहुत ही प्रिसाइजली आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड उसकी जो बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स है, उसके हाथ है हो गए, पैर हो गए, वो भी धीरे धीरे करके प्रोपोर्शनेटली वो बढ़ते जाएंगे। और उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि मेल और फीमेल बेबी, उसका जो जेंडर है वो जेंडर डिसाइड होता है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को देखने की वजह से। तो वो भी इस पर्टिकुलर मंथ में ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो भी अच्छे से ग्रो होने लगेंगे। एंड यू माइट फील इट लेटर बट दे आर ऑल्सो स्टार्टिंग विथ स्मॉल मूवमेंट, यानी कि ये पर्टिकुलर मंथ में बेबी जो है वो धीरे धीरे करके स्मॉल मूवमेंट भी करता है, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता है, आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि वो अभी भी उतना फीलेबल नहीं होता है, अभी भी बहुत टाइनी होता है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होगी, जैसे महीने आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको मूवमेंट फील होती जाएगी। लेकिन बेबी के अंदर मूवमेंट्स जो है वो इस पर्टिकुलर मंथ से स्टार्ट हो जाती है, जिसे आप फोर्थ मंथ या फिफ्थ मंथ पे फील करोगे। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो फिर आप फिफ्थ मंथ पे फील करोगे, अगर आपकी सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी है तो हो सकता है आपको फोर्थ मंथ में, यानी कि चौथे महीने में भी फील हो सकती है। ड्यूरिंग द थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी मदर के अंदर, यानी कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि हमने शुरू शुरू में डिस्कस किया कि जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे इस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये हॉर्मोन्स जो ओवरी में से सेक्रीट होते हैं। फिर ब्रेन में से कुछ हॉर्मोन्स जो है वो सेक्रीट हो रहे हैं, जो जहाँ पे बेबी इम्प्लांट हो रहा है, जहाँ पे गर्भाशय में बेबी जो है वो अटैच हो रहा है, वहां से कुछ केमिकल्स या हॉर्मोन्स सेक्रीट होते हैं, जिनकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि मॉर्निंग में आपको अनइजीनेस फील होगा, थोड़ी सी वीकनेस लगेगी, वॉमिटिंग या नौसिया, यानी कि उल्टियाँ आने वाली जैसी फीलिंग आएगी, फटीग यानी कि थकान महसूस होगी, और मूड स्विंग्स, आपका मूड जो है वो कई बार बहुत हैप्पी रहते हो, कभी कभी आप बहुत सैड हो जाते हो। इस तरीके के चेंजेस जो है वो इन हॉर्मोन्स की वजह से, प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स की वजह से देखने को मिलेगा। देन यूट्रस जो है वो धीरे धीरे करके एक्सपांड होता जाएगा, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। जो यूट्रस है
वो बहुत ही टाइनी होता है, वहां से बड़ा होके वो ऑलमोस्ट आपके चेस्ट रीजन तक आ जाता है। तो यूट्रस एक्सपांड होने की वजह से, यूट्रस बड़ा होने की वजह से, गर्भाशय बड़ा होने की वजह से धीरे धीरे करके आपको पेट में डिस्कम्फर्ट जैसा फील होगा और थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग यानी कि पेन। जब मेंसेस आने वाले होते हैं तब जिस तरीके का पेन रहता है, वैसा माइल्ड पेन जो है वो आप महसूस कर सकते हो। अगर माइल्ड पेन है तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो आमतौर पे गर्भाशय जो आसपास के दूसरे जो ऑर्गन्स है उस पे दबाव डालने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, या यूट्रस के जो मसल्स है उसके साथ अटैच्ड जो बाकी के स्ट्रक्चर्स है उसके खिंचाव की वजह से ये दर्द जो है वो हो सकता है। अगर बहुत ही सीवियर पेन है, कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, आपको कुछ डिस्चार्ज हो रहा है बहुत ज्यादा, आपको बहुत ही वीकनेस हो रही है, तो ऐसे टाइम पे आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज ये पेन जो है वो नॉर्मल है। और जो मदर्स के ब्रेस्ट रहते हैं वो भी सोर एंड टेंडर, यानी कि ब्रेस्ट में भी आपको थोड़ा बहुत सोरनेस यानी कि पेन फील होगा। अगर निपल सिंपल क्लॉथ्स के साथ भी टच होंगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा बर्निंग या पेन जैसा फील हो सकता है, और उसका जो कलर है वो और डार्क हो जाएगा, क्योंकि हॉर्मोन्स की इफेक्ट की वजह से ये सारे चेंजेस जो है वो स्किन या निपल स्किन में देखने को मिल सकते हैं। सो एडिशनली, और अगर हम बात करें तो मदर की बॉडी जो रहती है उसमें उसका जो ब्लड वॉल्यूम है यानी कि खून जो है वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसमें लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो क्या होता है जिसकी वजह से ज्यादा खून बढ़ने की वजह से, ज्यादा उसकी जो लिक्विडिटी है वो बढ़ने की वजह से स्वेलिंग देखने को मिलेगा लेग्स में, जिसे पीडल एडिमा कहा जाता है। तो पैरों में स्वेलिंग देखने को मिलता है, जो आमतौर पे जब आप रेस्ट लेते हो, जब आप आराम करते हो तो कम हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी वो कम नहीं हो रहा है, आराम करने के बावजूद अगर स्वेलिंग ज्यादा है, बीपी ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे आपको कंसर्न लेनी चाहिए और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्ड मंथ में, क्योंकि आपका बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, उसे और न्यूट्रिशन की जरूरत है, आपको भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो डाइट सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है। और हॉर्मोन्स की वजह से ऑलरेडी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, नौसिया की प्रॉब्लम है, तो कुछ ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे आपको एसिडिटी ना हो। ज्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए, पेट नहीं जल्दी से भर देना चाहिए, धीरे धीरे करके जितनी भूख लगी हो उतना ही खाना चाहिए। और स्पेशली हम बात करें तो हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट जो आपके लिए भी जरूरी है और आपके ग्रोइंग बच्चे के लिए भी जरूरी है। तो उसके लिए न्यूट्रिशन डेंस फूड इंक्लूडिंग लीन प्रोटीन, होल ग्रेन्स, प्रोटीन जो है वो आमतौर पे सीरियल्स यानी कि मूंग है, दाल है, चना है, इन सब में से मिल जाता है। बाकी के जो सीरियल्स है वो आमतौर पे हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उससे गैस की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। तो चना और मूंग बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग भी ले सकते हो आप। देन होल ग्रेन्स यानी कि गेहूं है, चावल है, ऐसी चीजें आप उसकी मात्रा बढ़ा सकते हो। फ्रूट्स में जो सीजनल फ्रूट्स है आमतौर पे वो हम रिकमेंड करते हैं। तो दिन में एटलीस्ट 1 और 2 फ्रूट्स खाने चाहिए आपको। लिक्विड पानी ज्यादा पीना चाहिए, और वेजिटेबल्स भी सीजन के अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए। अगर सीजन के अकॉर्डिंग आप वेजिटेबल्स लेते हो तो उसमें उस पर्टिकुलर सीजन में उसमें जो नरिशमेंट रहता है उस पर्टिकुलर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में, वो नरिशमेंट अच्छी मात्रा में होता है, और जिससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। और हेल्दी फैट्स यानी कि घी, गाय का घी ले सकते हो आप। ऑयल में भी जैसे तिल का ऑयल हो गया या मूंगफली का ऑयल हो गया, ऐसे हेल्दी फैट जो है वो आप ले सकते हो, लेकिन कम मात्रा में। देन कुछ तरीके के फूड्स है, जैसे अगर आप नॉनवेज हो, मीट ले रहे हो या फिश खा रहे हो, तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पे ज्यादा नॉनवेज हम रेकमेंड नहीं करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आप मीट ले रहे हो तो उसका जो सूप है स्पेसिफिकली वो सूप ले सकते हो, और अंडर कुक्ड मीट यानी कि आधा पका हुआ मीट जो है वो नहीं खाना चाहिए। और फिश जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया है कि फिश में मर्क्यूरी का लेवल जो है वो ज्यादा रहता है, और वो मर्क्यूरी जब भी प्रेग्नेंट मदर की बॉडी में जाता है तो उसकी वजह से बेबी में टेरेटोजेनिक इफेक्ट यानी कि बेबी के डेवलपमेंट में इफेक्ट आ सकता है। इसलिए इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट, अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट यानी कि जो दूध है वो पेस्चुराइज्ड नहीं है, कच्चा दूध है,
उसे बिना गर्म किए अगर आप ले रहे हो तो ऐसे टाइम पे आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एनिमल डिसीज्ड है तो उसका जो डिसीज है, अगर वो उस दूध में अगर उसका कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया आ गया है और आप उसे बिना पेस्चराइज किए या गर्म किए बिना अगर आप ले रहे हो तो आपको वो डिसीज हो सकता है और आपकी प्रेगनेंसी पे एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो आ सकती है। बाकी हम बात करें हैबिट्स की, तो कुछ महिलाओं को सिगरेट स्मोकिंग की हैबिट होती है, कुछ लोगों को कैफीन इंटेक यानी कि टी कॉफी, कुछ लोगों को अल्कोहल की हैबिट होती है। तो ऐसे टाइम पे क्या करें? आमतौर पे तो प्रेगनेंसी के 3 से 6 महीने पहले से ही हम ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए कहते हैं, जो भी पेशेंट्स प्री कंसेप्शन केयर के लिए आते हैं। लेकिन अगर आपको इंसिडेंटली या को इंसिडेंटली प्रेगनेंसी रह गई है तो ऐसे टाइम पे आपको इमीडिएटली ये तीनों चीजों पे बैंड लगा देना चाहिए, अपने रूटीन में से निकाल देना चाहिए अल्कोहल और टी कॉफी और सिगरेट, क्योंकि इसकी वजह से भी बेबी के ग्रोथ पे एडवर्स इफेक्ट आ सकती है, या आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस है वो शायद बहुत ही एक्सेसिव वे में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स बहुत ही वर्स्ट फील हो सकते हैं। देन ये बहुत जरूरी है, देखिए वीडियो में तो हम ये सारी एडवाइसेस आपको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि जो आपके गायनेक है या आपके डाइटिशियन है, जो रजिस्टर्ड डाइटिशियन होते हैं, उनसे आपको कंसल्ट करना चाहिए। आपके जो भी डाउट्स है, आपने जो भी मन के अंदर मान्यताएं बना ली है, कई बार क्या है कि फैमिली से कुछ बातें कुछ सजेशंस दी जाती है, कुछ सजेशंस फ्रेंड्स में से दी जाती है, कई बार हमने कहीं पे सुना होता है, तो ऐसी आधी अधूरी जानकारी के साथ हम हमारे दिमाग में एक ग्रंथि बना लेते हैं, जिससे आगे चल के नुकसान हो सकता है। तो इट इज बेटर कि आप अपने एक बार अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी कंसल्ट करें, अपने डाइटिशियन को भी कंसल्ट करें, और उनके अकॉर्डिंग जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग डाइट हो वो जो आपको सजेस्ट कर सके। एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम देख रहे हैं कि पेशेंट की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, वो भी एक रीजन है ऑपरेशन डिलीवरी का, यानी कि सिजेरियन सेक्शन थ्रू डिलीवरी कराने का। तो ऐसे टाइम पे अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज इंप्रूव करते हो तो जिससे आपको लेबर के टाइम पे फायदा हो सकता है। हालांकि और भी कई सारे रीजन है सिजेरियन सेक्शन के, जिसे हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, लेकिन स्पेशली जब आप में कैपेसिटी नहीं है पेन टॉलरेट करने की, जब आपकी बॉडी बहुत रिजिड है, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए उसे कम करने के लिए? तो सिंपल कुछ नहीं है तो भी आप वॉकिंग कर सकते हो। स्विमिंग अगर आपको आता है तो माइल्ड स्विमिंग आप कर सकते हो, ये ध्यान रखिए कि कहीं ड्राउनिंग ना हो जाए। देन पेरेंट्रल योगा जो है, जो योगा एक्सपर्ट सजेस्ट कर सकते हैं आपको। तो ये सब करने की वजह से क्या फायदा होगा? जो आपकी हार्ट की हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, आपके जो मजल्स है, जो गर्भाशय के आसपास के मजल्स है, जो आपके वजाइना के आसपास के जो मजल्स है, वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी, और लेबर के दौरान जो इजी लेबर होना चाहिए, जो पेन जो है जिसे आप टॉलरेट कर सके, उस तरीके का लेबर जो है वो आप अटेंड कर सकते हो। लेकिन ये सभी चीजें फॉलो करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके आपको नहीं करना है, और किसी एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना नहीं करना है। और एक्सरसाइज से और भी कई सारे फायदे हैं, जो स्ट्रेस है उसे कम करने में हेल्प करता है, उससे नींद भी अच्छी आती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सलाह लेनी चाहिए, और जितना आपसे आपकी कैपेसिटी हो उतनी ही एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सिंपल वॉकिंग भी बहुत इनफ है, क्योंकि कुछ ऐसी हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज होती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी पे इफेक्ट आ सकता है या बेबी को इंजुरी हो सकती है। तो ऐसे चीजों में आपको ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को सुने, क्योंकि एक लेवल पे जब हमारी कैपेसिटी नहीं होती है तब हमारी बॉडी से ही एक हमें फीलिंग आती है कि हम थक चुके हैं, या अब हमसे नहीं होगा, या अब हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो ऐसे टाइम पे आपको रुक जाना चाहिए, और आपको अपने आप को चैलेंज नहीं करना चाहिए कभी भी कि मैं इस तरीके का योगा पोस्चर या इतने घंटों तक मैं एक्सरसाइज करके दिखाऊंगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। कंफर्टेबली जितना बॉडी टॉलरेट कर सके उतनी ही एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। स्पिरिचुअल थेरापी का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। स्पिरिचुअल थेरापी जैसे
आमतौर पे बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाओं में ये प्रॉब्लम होती है मूड स्विंग्स की। बहुत ही छोटी छोटी बातों पे वो स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, जिनके लिए वो बहुत ही हेल्पलेस होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हॉर्मोन्स की वजह से होती है। तो ऐसे टाइम पे आपको हॉर्मोन्स की वजह से प्रॉब्लम्स है, इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आप स्पिरिचुअल हेल्प ले सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जो भी आपकी बिलीफ है, जो भी रिलीजन में आपकी बिलीफ है, उस रिलीजन को आप फॉलो करते हो, उस पर्टिकुलर रिलीजन के गॉड की के लिए आप प्रेयर कर सकते हो, उसकी स्टोरीज पढ़ सकते हो, बुक रीडिंग कर सकते हो, जर्नल रीडिंग कर सकते हो, जिससे आपको स्ट्रेस में राहत मिल सकती है। देन और भी कई सारे मेथड्स है इसके अंदर, जैसे कोई काउंसलर या कोई एडवाइजर है, उनसे भी आप मिल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदू में ऐसा होता है कि जो कथाकार होते हैं या कोई मंदिर के स्पेसिफिक महंत होते हैं, जिनके पास आप बैठ के कोई एपिक स्टोरी सुन सकते हो, कुछ ऐसी एडवेंचरस स्टोरी कि जिसमें कोई पर्टिकुलर राजा या महाराजाओं की जो गाथाएं होती है वो कही जाती है, जिससे आप में मोटिवेशन आता है और इसकी वजह से आपके बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिवली हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सी मेथड अच्छी लगती है। देन जो भी मेडिकेशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने बहुत सारे पेशेंट्स में ये चीज देखी है कि हमेशा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो लोग मेडिसिन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, कि मेडिसिन नहीं खाई जाती है, मेडिसिन से वॉमिटिंग ज्यादा होती है, या भूल जाते हैं, या हम इतना खाना अच्छे से खा रहे हैं तो मेडिसिन लेने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं होता है। आप कितनी भी अच्छी डाइट ले ले, लेकिन जो इमीडिएट आपको केयर चाहिए वो ये विटामिन और मिनरल्स के सप्लीमेंट से ही आपको मिल सकता है। हो सकता है आप जितनी डाइट ले रहे हो उतनी आपके लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे टाइम पे जो भी आपके केयर गिवर, जो भी आपके डॉक्टर है, जो भी आपको सजेस्ट करते हैं मेडिकेशंस, आयरन की टेबलेट हो गई या कैल्शियम की टेबलेट हो गई, वो सारी टेबलेट्स आपको टाइम टू टाइम रेगुलरली लेनी चाहिए। क्योंकि 9 मंथ ही एक टाइम है कि जब आप बेबी को अच्छी हेल्थ दे सकते हो। उसके बाद जो भी आप उसे डाइट दोगे उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो करेगा। लेकिन ये थ्रू आउट फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से लेके 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक बेबी जो है वो पूरा आप पर निर्भर है या आप पर डिपेंडेंट है। इसलिए आपकी ये ड्यूटी है कि आप जितना हो सके उतना अच्छे से अपनी केयर करें, डाइट ले, सप्लीमेंट्स ले, और बेबी के अच्छे ग्रोथ में उसे हेल्प करें। Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends. Thank you so much.